यहाँ से एक चैम्बर है जो 2T0 पे कांस्टेंट है, ये हीट सप्लाई कर रहा है, और all the heat conducted through the rod is absorbed by the body. All the heat conducted by rod is absorbed by the body. है ना? तो आपको बताना है फाइंड आउट टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम टी पे बॉडी का टेम्परेचर बताना है, ठीक है। जो भी रॉड के थ्रू, ये रॉड है बच्चों, जो भी रॉड के थ्रू हीट कंडक्ट हो रही है ना, इस चैम्बर से रॉड के थ्रू हीट जा रही है और ये बॉडी सारी हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है और इसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। सर नेग्लेक्ट द हीट कैपेसिटी ऑफ रॉड लिखा है। हाँ, हीट कैपेसिटी एक्चुअली ऐसा है ना बेटा, रॉड का लगातार टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो रॉड नेग्लेक्ट द हीट कैपेसिटी। चले जाना, मिल जाएंगे। ठीक है, क्यों इतना ना कराओ, दोस्ती करा दो। तो नेग्लेक्ट द हीट कैपेसिटी का मतलब यही है कि अगर कैपेसिटी नेग्लिजिबल होती है ना, ऐसे समझो, यस तो सर। डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, जो एस बहुत छोटा होता है तो नेग्लेक्ट, तो बिना हीट एब्जॉर्ब किए टेम्परेचर बढ़ सकता है। मतलब उसमें रॉड के टेम्परेचर बढ़ाने में, क्योंकि रॉड अपना टेम्परेचर एडजस्ट करेगी समय के साथ, तो उसमें Yes. हीट खर्च नहीं हो रही है ना। ओके सर। ठीक है, ठीक है दोनों, और वो पुरानी चेक के नगद अपनी जेब से ले लो, मुझ पर नहीं। हाँ नहीं है अभी, मेरे है नहीं, कहीं कहीं। अरे तो ले लो, आपको इतने पैसे भिजवा दो। चलिए ठीक है, करिए, सॉल्व करिए। अरे डाल लो जेब में मेरे भाई, सब हिसाब कर देंगे, शाम को कर देंगे। और बताओ, अभी भिजवा दे आपके पास। चलो भाई सॉल्व करो इसको, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 3-4 मिनट लगेगा। इसमें करंट वेरिएबल होगी, क्योंकि जब ये बॉडी बेटा एब्जॉर्ब करती जाएगी हीट, ये वाली बॉडी, तो इसका टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होता जाएगा। जब इसका टेम्परेचर चेंज होगा तो इस बॉडी और इस बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस चेंज होगा, तो करंट वेरी करेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में किसी इंटरमीडिएट टाइम पर आप इसकी करंट लिखिए, dt टाइम में कितनी हीट जाएगी, वो हीट इसको एब्जॉर्ब करेगी, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। करो भाई, आधी करा ले। कैलोरीमीटर से कैलोरीमेट्री नहीं चाहिए, कैलोरीमेट्री मीटर
वो अंतर आए अरे बात आप नहीं सुन के और स्मॉल करो क्या करो क्या अप्रोच हो रही बहुत ही अलग ही असम सर कुर्सी ले अरे ये बच्चा चेक भी होंगे इसका टेम्परेचर तो 2T नॉट ही रहेगा किसी टाइम t इज इक्वल टू टी पे इस बॉडी का टेम्परेचर हमने टी कर लिया मान लेते हैं इसका टेम्परेचर बढ़ गया है ना थोड़ा हीट एब्जॉर्ब करते करते थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया उस वक्त यहाँ पे जो करंट होगी है ना अभी जगह नहीं दे रहा है यहाँ रखना अभी जगह नहीं दे रहा है जगह अच्छा इसके अलावा जल्दी नहीं पाएगा आप बता दो रहे हैं 2-3 दिन लग जाएंगे जगह के लिए तुम्हारा काम तो dq by dt इतना कहना मिलेगी वो ही मिलेगी हमें गति तो भी देता है तो dq by dt इज इक्वल टू ये 2T नॉट माइनस टी ये करंट होगी बेटा अपॉन L अपॉन के है ना थर्मल रेजिस्टेंस अब आप ये देखो बेटा ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो ये जो करंट है आई है dq by dt ये वेरिएबल है ना ये वेरिएबल लेकिन बहुत छोटे समय dt के लिए हम इस करंट को कांस्टेंट मान सकते हैं तो अगर मैं इस स्मॉल dt को इधर भेज दूं ना तो dq मिल जाएगा हमें कि इस dt टाइम में कितनी हीट फ्लो हुई होगी इस रास्ते से कितनी हीट फ्लो हुई होगी तो इस स्मॉल dt को इधर मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो है ना या ऐसे ही रहने दो अब आप सोचो कि इस dt टाइम इंटरवल में जो dq हीट फ्लो हुई होगी वो हीट इस बॉडी ने एब्जॉर्ब करी है इस बॉडी ने तो m मास की बॉडी ने अगर इतनी हीट एब्जॉर्ब करी है और उससे मान लो इसका टेम्परेचर स्मॉल चेंज हो गया dt तो dq जो है वो स्मॉल टेम्परेचर चेंज हो गया msdt इसके बराबर कर दिया हमने है ना अब अगर हमें dq by dt लिखना हो तो ये dt से यहाँ डिवाइड कर देंगे इसका मतलब किसी टाइम t पे t जनरल टाइम t पे ये है कि किस रेट से प्रति सेकंड कितनी हीट कंडक्ट हो रही है इंस्टेंटेनियस रेट और ये है वही हीट एब्जॉर्ब करके बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो है तो दोनों यही जो हीट कंडक्ट हुई ये वाला dq और ये वाला dq है तो सेम ही ठीक है इनफैक्ट ये dq आप बॉडी ने एब्जॉर्ब करा तो ये dq और ये dq सेम है तो मैं यही रख दो कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इस dq में रख देता हूँ जाके ये वाला dq उठा के यहाँ रख देता हूँ तो मैं ms dt by dt ये dq के स्थान पर ये रख दिया और ये है 2T नॉट माइनस टी ऊपर आएगा ka नीचे आएगा l dt अपॉन 2T नॉट माइनस टी ka डिवाइड बाई lms तुम्हारे पास फोटो घर से मंगा लो ka बाई lms और ये dt बस अब मेन देखो इस क्वेश्चन को मेनली फ्रेम करना था ना बस यही दो इक्वेशन से खत्म हो गया अब आगे तो मैथ्स है आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको इंटरमीडिएट टाइम पे बस क्योंकि करंट वेरिएबल है इसलिए आप सीधे सीधे नहीं कर सकते हो अल्टीमेटली हो कुछ नहीं रहा है बेसिक प्रोसेस की अगर बात करें तो जो हीट इस रॉड से जा रही है इधर रॉड में कहीं नहीं एब्जॉर्ब हो रही है ऑल द टाइम स्टेडी स्टेट मेंटेन है बॉडी ही एब्जॉर्ब कर रही है तो यहाँ पर ये 0 से किसी टाइम t है और इनिशियल टेम्परेचर बॉडी का t नॉट था किसी टाइम पर t होगा तो ये हमारा आ जाएगा ln 2T नॉट माइनस टी
और माइनस बाहर रहेगा, लिमिट लगाएंगे टी से टी नॉट, ये के ए बाई एल एम एस इंटू टी, तो ये आ जाएगा माइनस एल एन टू टी नॉट माइनस टी, इस माइनस को इधर भेजे दे रहे हैं, और माइनस एल एन यहाँ पे टी नॉट रखोगे तो टू टी नॉट माइनस जब टी नॉट रखोगे तो टी नॉट आएगा, बाद में एल एन ए माइनस एल एन बी से डिवाइड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा, यहाँ माइनस है, एंटी लॉग ले लेते हैं, तो टू टी नॉट माइनस टी अपॉन टी नॉट इक्वल टू ई की पावर के ए बाई एल एम एस इंटू टी, तो टू टी नॉट माइनस टी इज इक्वल टू टी नॉट ई की पावर माइनस के ए बाई एल एम एस इंटू टी, तो ये टू टी नॉट माइनस टी नॉट ई की पावर, तो ये बेटा हमारा टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टी टेन टू जीरो पे टेम्परेचर टू टी नॉट माइनस टी नॉट इक्वल टू टी नॉट आएगा, और टी टेन टू इन्फिनिटी पे जो टेम्परेचर आएगा टू टी नॉट माइनस जीरो टू टी नॉट आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, और तब तक ये टेम्परेचर बढ़ेगा जब तक कि इसका टेम्परेचर इस तुम्हारा जो भी आइसोथर्मल रूम है, चैम्बर है, इसके बराबर नहीं हो जाता है ना। और जैसे ही यहाँ का टेम्परेचर टू टी नॉट हो जाएगा, फिर तो ये हीट का फ्लो बंद हो जाएगा बेटा, फिर करंट ही रुक जाएगी। तो वो तो मैथ्स थी पूरी रास्ते में। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा, एक मिनट, एक सेकंड बेटा दिखा रहे हैं। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा एक्सपोनेंशियल टाइप, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट है, फाइनल टू टी नॉट है, ऐसे ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, देख लो शुरू से अगर देखना है। सर जहाँ से नहीं, इंडिकेशन किया, यहाँ से फोर सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। ओके। यस सर। नीचे कर दीजिए। चलो, अरे माथे भैया, ये दरवाजा बंद करो। क्वेश्चन के पहले क्या कह रहे हो? एक क्वेश्चन कराया था वेरिएबल कंडक्टिविटी का। ये देखो, आज के क्वेश्चन बहुत सॉलिड रहेंगे, क्वालिटी रहेगी, क्वांटिटी नहीं रहेगी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े बेटा।
अब ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन बनता है जिसमें दो बॉडी रहती हैं। मान लेते हैं इस बॉडी का मास m, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s और टेम्परेचर इनिशियली 2T नॉट है। यहाँ से कंडक्टिंग रॉड हमने कनेक्ट कर दी है। इसका मास 2m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इसकी 2s है और इनिशियल टेम्परेचर T नॉट है। इसकी लेंथ L है, K है, एरिया A है। ये बॉडी रॉड की निगलेक्ट करनी हीट कैपेसिटी। ये हीट कंडक्ट हो रही, स्टेडी स्टेट कंडक्शन हो रहा है। ये बॉडी A है, ये बॉडी B है। फाइंड आउट TA माइनस TB, टेम्परेचर डिफरेंस एट जनरल टाइम T इज इक्वल टू T बताना है। फिर बताना है फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ बॉडी A एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर ऑफ बॉडी B एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और फाइंड आउट फाइनल टेम्परेचर ऑफ A एंड B। आपको हमेशा स्टेडी स्टेट लेके चलना है। हमेशा स्टेडी स्टेट लेके चलना है और इस वाली बॉडी से इधर की तरफ हीट जा रही है, ऐसा मानना है। तो बच्चों क्या है ना, इसमें आप कह सकते हो कि ये है व्हेन टेम्परेचर एट बोथ एंड्स आर चेंजिंग। जब दोनों एंड का टेम्परेचर चेंज हो रहा है बेटा। तो यहाँ पे दोनों एंड का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहाँ से हीट जा रही होगी ना, तो ये हीट लॉस करेगा, वही हीट इस रॉड से कंडक्ट होगी और ये बी एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका घटेगा टेम्परेचर, इसका बढ़ेगा बेटा। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा। दो अननोन मानने पड़ेंगे, एक तो एक पे टेम्परेचर मान लो कुछ, एक बी पे मान लो। और मेन होता है ना कि वो इंटरमीडिएट स्टेट किसी टाइम टी की सिचुएशन मानो और अगले dt टाइम इंटरवल में जो हीट फ्लो हुई है उस हीट को तीन तरीके से लिख लो। एक वो जो हीट लॉस करेगा बॉडी ए, उसके लिए dq लिख लो। एक dq बाई dt जो कंडक्ट हो रही हीट वो लिख लो, और एक dq जो है b एब्जॉर्ब कर रही है, तो उसके टेम्परेचर में थोड़ा चेंज आ जाएगा।
देखिए कैसे इस क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे हम लोग। मैं किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट t इज इक्वल टू टी का बनाता हूं। ये देखिए, तो ये इसका मास जो है, कितना मास था, ms2t0। तो मान लेते हैं इसका मास m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है, और जो टेम्परेचर है वो किसी टाइम पे T1 है, इसका 2m है, 2s है, टेम्परेचर T2 है। अब अगले dt टाइम में अगर यहाँ से dq हीट फ्लो हुई है, तो पहले तो अगर मैं लिखूं तो ये dq बाई dt क्या होगा, इस मोमेंट ऑफ टाइम पे जो करंट होगी वो होगी T1 माइनस T2, ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा अपॉन L अपॉन KA। ये तो हीट है जो रॉड के थ्रू कंडक्ट हो रही होगी, और अगर मुझे यही dq निकली कहाँ से है, यहाँ से निकली है, तो इसका टेम्परेचर घटेगा। तो सेम dq जो आएगा वो माइनस m1 ms dt1 है ना, dt नेगेटिव होगा, dq पॉजिटिव होगा, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। सेम dq राइट वाली बॉडी ने एब्जॉर्ब किया है, तो 2m इंटू 2s इंटू उसके टेम्परेचर में स्मॉल चेंज आएगा। सर एक बार टेम्परेचर्स बता दिएगा, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा इसमें हमने ये मान लिया कि किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे, हमने मान लिया कि इसका टेम्परेचर T1 है, चूंकि यहाँ से हीट लॉस हो रही है और यहाँ एब्जॉर्ब हो रही है। यस सर। इसका टेम्परेचर T2 है। अब अगले, अगर चूंकि टेम्परेचर दोनों एंड के वेरी कर रहे हैं, तो जो करंट होगी वो इतनी होगी किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे, तो जो हीट करंट फ्लो होगी वो टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस होगा। अब dt टाइम इंटरवल के लिए हम इस हीट करंट को कांस्टेंट मानते हुए जो dq आएगा, इस dt को इधर भेज सकते हो। ये dq कहाँ से आया होगा, इस बॉडी ने हीट लॉस करी, इसका टेम्परेचर घटा होगा, तो डेल्टा टी नेगेटिव होगा, तो मेरा नेगेटिव इसे पॉजिटिव बना देगा। सर मगर 2t0 माइनस t1 नहीं होना चाहिए? बेटा इस बार टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं ना, दोनों एंड, ये भी बॉडी है, ये भी बॉडी है। पिछली बार क्या था, वहां चैम्बर का टेम्परेचर कांस्टेंट गिवन था, इस बार दोनों एंड का टेम्परेचर वेरी कर रहा है। यस सर। है ना, ये 2t0 भी तो घट रहा होगा ना बेटा, और ये t0 बढ़ रहा होगा, बताओ। यस। तो पिछले क्वेश्चन से अंतर हो गया ना बेटा, पिछले Yes. क्वेश्चन में एक एंड का टेम्परेचर कांस्टेंट था, एक एंड का बढ़ रहा था, इसमें दोनों एंड का बढ़ चेंज हो रहा है, एक का घट रहा है, एक का बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो यहीं से खत्म हो जाता है, जैसे ही आपने ये तीन इक्वेशन फ्रेम कर ली कि एक से एनर्जी लॉस हुई, रॉड के थ्रू कंडक्ट हुई, और दूसरी वाली बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली। वैसे कहा बेटा गधे हो तुम आयुष, बेटा T1 बड़ा है ना T2 से, घट रहा है ना T2 T0। अब जब T2 माइनस T1 की नौबत ही नहीं आएगी, जैसे टेम्परेचर बराबर होंगे वैसे हीट कंडक्शन रुक जाएगा बेटा, लेफ्ट से राइट होना ना, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर लिखेंगे ना बेटा। चलो, तो एक बार मैं क्या कर रहा हूं कि एक बार मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, तो मैं ध्यान समझना, इस dq को एक बार इसके बराबर लिख देता हूं, तो माइनस ms dt1 डिवाइड बाई dt, ये है ka बाई l, और t1 माइनस t2। और एक बार मैं 3 वाला यूज कर लेता हूं, तो माइनस ये आएगा, माइनस नहीं आएगा, ये 4ms, ये 4ms आएगा, और ये dq लिख दिया, dq dt पहले से डिवाइड में है इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो गया, ये भी हो गया ka बाई l t1 माइनस t2। तो अब देखो, ना तो पूरी तरह से T1 में है ना T2 में है, या तो मैं सॉल्व करूं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस ms को यहां से डिवाइड कर लेता हूं मैं। तो अगर मैं ms को यहां से डिवाइड कर लेता हूं, तो ये देखो dt1, ये माइनस का dt1 बाई dt,
आएगा और प्लस का dt2/dt आएगा। तो ये ms नीचे चला जाएगा, तो KA/LMS और ये T1 माइनस T2 हो जाएगा। यहाँ से ये वाली चीज जो है ना, इसको डिवाइड कर लिया, इधर बाद में जोड़ दिया। इसी तरह ये वाली चीज डिवाइड हो जाएगी, तो ये KA/4LMS T1 माइनस T2। तो माइनस कॉमन ले लिया, d/dt इट इज T1 माइनस T2। और ये है ये K/4, ये 5/4 KA/LMS और ये T1 माइनस T2। अब T1 माइनस T2 एक वेरिएबल है, मैं क्यों ना T1 माइनस T2 जो कि टेम्परेचर डिफरेंस है, इसे कुछ देर के लिए मैं x मान लेता हूं। तो ये देखिए dx/dt इज इक्वल टू ये 5/4, इसे मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, अल्फा मान लेता हूं, 5/4 KA/LMS। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया इंटू एक्स हो गया। ये बढ़िया सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। इसको सीधे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो dx/x अल्फा dt, जीरो पे जो x यानी जीरो पे यानी टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, तो जीरो पे जो x था वो T0 था, क्योंकि लेफ्ट में 2T0 था, राइट में T0 था, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो इतना था। और बाद में डेल्टा टी हो रहा है, T1 माइनस T2 को डेल्टा टी लिख दे रहा हूँ। तो ये आ जाएगा ln x, लिमिट लगा दोगे तो डेल्टा टी अपॉन T0 है, ये अल्फा, इधर माइनस भेज दे रहा हूं मैं, इधर अल्फा टी। तो डेल्टा टी जो आ रहा है वो T0 e की पावर माइनस अल्फा टी आ रहा है, ये मेरा, यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो टाइम के साथ इस तरह से वेरी करेगा। ये टेम्परेचर डिफरेंस आया, मतलब T1 माइनस T2 की वैल्यू आई है। यहाँ अल्फा है 5 KA डिवाइड बाई 4 LMS, ये अल्फा है। यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये समय के साथ ऐसे वेरी कर रहा है। तो अगर मेरे को टेम्परेचर डिफरेंस का ग्राफ बनाना हो तो टेम्परेचर डिफरेंस पहले T0 था, बाद में घटते घटते जीरो की तरफ अप्रोच करेगा ऐसे। लेकिन मुझे तो अलग अलग टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। तो यहां से दो इक्वेशन आपको मिल जाती हैं। एक तो आप, अब मुझे अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक तो T1 माइनस T2 आ गया है, T0 e की पावर माइनस अल्फा टी, एक इक्वेशन ये आ गया। और एक क्या है बेटा, कैलोरीमेट्री लगा देते हैं। भाई रॉड के पास तो एब्जॉर्ब नहीं हो रही हीट, तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल लगा लेते हैं। जैसे पहले इधर का m था, s था, टेम्परेचर 2T0 था, दूसरे का 2m था, 2s था, टेम्परेचर T0 था, है ना। एनर्जी वही जो मिक्सिंग में हम लगाते हैं। और किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे भाई जो इंटरनल एनर्जी का सम इधर होगा वो बराबर होना चाहिए, रॉड ने तो एब्जॉर्ब नहीं किया। तो MsT1 और 2m इंटू 2s इंटू T2, ये कैलोरीमेट्री लगा लिया, क्योंकि हीट थर्ड के पास गई नहीं। तो यहाँ से 2T0 प्लस ms उड़ा देते हैं, तो 2 यहाँ से आएगा और 2 2 4 यहाँ से आएगा, तो 6T0 इज इक्वल टू T1 प्लस 4T2। तो एक इक्वेशन बेटा ये आ जाएगी जो हमने पहले वाले में निकाली, दूसरी इक्वेशन कैलोरीमेट्री से आ जाएगी। इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो T1 T2 मेरे को अलग अलग पता चल जाएंगे कि अलग अलग क्या है। तो दो पार्ट के क्वेश्चन के आंसर हमें मिल गए, एक तो टेम्परेचर डिफरेंस जो कि एक्सपोनेंशियली वैरी कर रहा है ये, और ये मिल गया। अब फाइनल टेम्परेचर की अगर बात करें तो फाइनली टेम्परेचर तो दोनों का सेम हो जाएगा। तो अगर सिर्फ फाइनल टेम्परेचर निकालना हो तो मैथमेटिकली जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हम सीधे सीधे कैलोरीमेट्री लगा दें, रॉड के थ्रू हीट ट्रांसफर हुई है। तो M1S1 T1 प्लस 2m इंटू 2s इंटू T0 इक्वल टू MS T फाइनल 2m इंटू 2s इंटू T फाइनल। तो ये बस सीधे सीधे आ जाएगा, ये 4 और 2 6 T0, 1 और 4 5 T0 और T फाइनल आ जाएगा 6 T0 बाई 5। तो ये तो सिंपल कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से ये काफी क्वेश्चन, इसमें मेरे हिसाब से फिजिक्स तो यहीं खत्म हो गई, इतने में ही आपने सोच लिया तो ये चैप्टर सवाल खत्म। इसके बाद मेनली आर्ट ऑफ कैलकुलेशन है, लेकिन ये कैलकुलेशन भी थोड़ा सा ट्रिकी है कि आपको
आपको टेम्परेचर के लिए अप्रोच नहीं करना है, टेम्परेचर डिफरेंस के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बना के अप्रोच करना है। तो इसलिए ये कैलकुलेशन जरूरी होता है कि अगर आपने ऐसा कैलकुलेशन एक बार किया है तो आप बाद में भी कर सकते हैं, है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन में है ना, मतलब मेंस में तो लग रहा है ऐसा आएगा। नहीं, मेंस में तो नहीं आ पाएगा ऐसा, एडवांस में आएगा। देखो अब एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क टाइप दे दे रहा हूँ, आपको जब फ्री टाइम मिले, मतलब क्लास के बाद आप कर लीजिएगा, अभी मैं कुछ और कराऊंगा, तब तक ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। अगर ऐसा ही मान लो क्वेश्चन दिया जाए कि एक ये कंटेनर है और ये पिस्टन है, इसमें एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस है जिसका गामा दिया गया है, मान लेते हैं गामा 5/3 है, तो मोनोएटॉमिक हो गया। इससे एक रॉड कनेक्टेड है नीचे, ये KAL इसका दिया गया है, और इधर एक चैम्बर कनेक्टेड है जिसका टेम्परेचर 2T0 है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी दिया था, एक एंड का टेम्परेचर वेरी कर रहा है, यहाँ से ये हीट का फ्लो हो रहा है स्टेडी स्टेट में, लॉस नहीं हो रही हीट कहीं भी, और ये जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है, टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट। तो अब आपको बताना है फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ गैस एट ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसमें भी बिल्कुल सिंपल लॉजिक है कि यहां से जो हीट कंडक्ट होगी ना, वो हीट ये गैस हमारी एब्जॉर्ब करेगी, मोनोएटॉमिक गैस है, मान लेना इसके n मोल्स हैं, तो इधर जो dq आएगा वो dq/dt से निकलेगा, करंट से किसी टाइम टेम्परेचर मान लेंगे T है, और ये गैस ही जब एब्जॉर्ब करेगी, ये पिस्टन जो है वो फ्री टू मूव है। तो ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि जब ये पिस्टन फ्रीली ऊपर जाएगा तो ऊपर से इस गैस में आइसोबारिक प्रोसेस परफॉर्म होगा, यानी जो dq यहाँ से कंडक्ट होगी वो dq जब ये एब्जॉर्ब करेगा, इसमें स्मॉल टेम्परेचर चेंज dt होगा, तो जो dq होगा वो ncp dt के बराबर करना होगा आपको ना। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ncp dt के बराबर करना होगा। ये जो dq यहाँ से स्लोली तो कंडक्शन हो रहा है, तो स्लोली हो रहा है, डोंट वरी, अंडरस्टूड है, वो मेंशन ना हो तो आप वो मान के चलेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। आइए तो अब बच्चों हम देखते हैं रेडियल हीट कंडक्शन, देख लेते हैं थोड़ा सा। रेडियल हीट कंडक्शन, रेडियल हीट कंडक्शन में 2 बच्चों आते हैं, एक आता है स्फेरिकली रेडियल हीट कंडक्शन, और दूसरा आता है सिलिंड्रिकली रेडियल हीट कंडक्शन। स्फेरिकली रेडियल हीट कंडक्शन और दूसरा आता है सिलिंड्रिकली रेडियल हीट कंडक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्फेरिकली रेडियल हीट कंडक्शन।
तो स्फेरिकली रेडियल हीट कंडक्शन में ये होता है बेटा कि जैसे मान लो हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर हो, ये इसकी कुछ ये मोटाई है और इसकी जो इनर सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये किसी हाई टेम्परेचर T1 पर मेंटेन्ड है और ये T2 पर मेंटेन है आउटर सरफेस। तो इससे हीट का फ्लो होगा, ऐसे होगा रेडियली बाहर की तरफ, ऐसे हीट का फ्लो है ना। तो इस तरह के कंडक्शन को, हीट कंडक्शन को बच्चों हम लोग स्फेरिकली रेडियल हीट कंडक्शन कहते हैं। तो इसमें बच्चों हम ऐसे फील करेंगे, इसको कैसे फील करेंगे, इसमें हम बहुत सारे सेल्स की तरह देखेंगे, डिफरेंट लेयर्स को। जैसे ये एक सेल होगी, ऐसे ये मान लो किसी मोटाई की एक सेल होगी, इसमें से हीट पास होगी ऐसे, सेम हीट फिर इसके बाहर एक सेल और होगा बेटा, इससे पास होगी, इस सेल से भी वही हीट निकल जाएगी ऐसे रेडियली बाहर। फिर एक सेल और होगा बेटा बाहर, उससे भी पास हो रही होगी वही हीट। तो अपन ऐसा मानेंगे कि ये बहुत सारे लेयर्स ये लगे हुए, जैसे लीनियर में क्या होता था, ऐसे जा रही थी तो इस लेयर से जो पास होती थी फिर वही इस लेयर से पास होती थी, फिर वही इस लेयर से पास होती थी, ऐसे है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है ऐसे। बस यहाँ पर जो लेयर्स हैं ये वो रेडियली हीट पास, इससे पास हो रही है, फिर थोड़ी देर बाद इससे पास होगी, इससे भी पास होगी, ऐसे। इसमें लॉजिक ये है कि जो हीट पास हो रही है किसी भी लेयर से, अगर आप देखो ध्यान से, क्योंकि जिसके परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर, ये हर जगह ऐसे। तो अगर मैं इस छोटे सेल के लिए लिखना चाहूं तो जो एरिया लिखेंगे जिसके थ्रू पास हो रही, तो वो इस सेल का एरिया आएगा, इस सेल का एरिया अलग होगा। तो अगर मैं देखूं तो धीरे धीरे यहाँ पे एरिया अलग है, किसी इन बीच में रीजन में एरिया अलग है, यहाँ पे एरिया अलग है बेटा रेडिएशन के लिए। तो यहाँ पर आप जो फॉर्मूला पढ़े हो L/Ka, ये नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें एरिया चेंज हो रहा है। जैसे एक केस अगर आप ये वाला देखें तो इसमें भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एरिया अलग अलग है ना। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है रेजिस्टेंस निकालने के लिए, आप सीधे सीधे एरिया की फिक्स वैल्यू नहीं पुट कर सकते। और इसका फॉर्मूला L/Ka, a की जगह पाई R1 R2 आता है, या पाई AB, R2 होता है ये रेडियस, R1, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद करने के लिए रिकमेंड किया जाता है। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी है, रिकॉर्डेड भी है, वो आप मुझसे रिवीजन लेक्चर की रिकॉर्डिंग ले सकते हो। खैर मुद्दे पे आते हैं, बैक टू अवर डिस्कशन। तो इसमें बच्चों हम करते क्या है, फिर कैसे थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कंडक्शन तो रेडियली हो रहा है, और ये मैं जो सेल मान रहा हूँ ना, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के ये जो सेल मान रहा हूँ मैं, इन सभी से हीट ऐसे निकल रही। तो जितनी छोटे सेल से हीट निकलेगी पर यूनिट टाइम उतनी बड़े से निकलेगी, क्योंकि रास्ते में तो कहीं एब्जॉर्ब नहीं हो रही, उतनी ही बड़े से। यानी बहुत सारे सेल से ये रेडियल करंट सेम है, तो ये सब सेल सीरीज में हो जाएंगे। अगर आप इसे वन डायमेंशनली देखो, एक तरफ केवल देखो, एक सेल ये है, उसके बाद एक ये बाहर लगा हुआ, एक ये बाहर लगा हुआ, ऐसे हीट निकल रही बेटा, है ना, इस तरह से। तो जितनी इस सेल से निकल रही है उतनी इस सेल से निकल रही है, उतनी इस सेल से निकल रही है ना। अब चलो तो देखो, तो ये सारे के सारे सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये वाला सेल, सब सीरीज में हो जाएंगे करंट सेम। तो सबसे पहले हम थर्मल रेजिस्टेंस की तरफ अप्रोच करेंगे बेटा, थर्मल रेजिस्टेंस की तरफ अप्रोच करेंगे। तो थर्मल रेजिस्टेंस देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक मिडिल रीजन में एक सेल मान लेंगे, ये हमने सेल मान लिया जिसकी रेडियस हमने R ले ली, और मान लेते हैं जो हमारा एक्चुअल सेल है वो, उसमें उसकी कंडक्टिविटी K है और उसकी इनर रेडियस A और आउटर रेडियस P है, ठीक है। तो ये R रेडियस का, dr थिकनेस का मैंने एक सेल ले लिया जिसमें करंट रेडियली निकल रही, लाइक दिस, ऐसे करंट निकल रही। तो जो लेंथ करंट ट्रैवल करती है वो लेंथ की जगह पे आता है। तो अगर मैं RdR थर्मल लिखूं इसका रेजिस्टेंस, तो लेंथ के स्थान पर D आएगा, है सेल की थिकनेस, क्योंकि जो करंट तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी केवल, तो जितनी लेंथ करंट ट्रैवल करती है वो L के स्थान पे आता है, K हो जाएगा, और A
एरिया हो जाएगा 4 पाई, जिस एरिया के परपेंडिकुलर, भाई क्रॉस सेक्शन एरिया पूरे के ही परपेंडिकुलर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से थर्मल रेजिस्टेंस इस सेल का आएगा। यहाँ पर क्योंकि ये जो रेडियल कंडक्शन है ये सिर्फ जेई मेन के सिलेबस में, मुझे नहीं लगता एडवांस के सिलेबस में नहीं हुई है ऑफिशियली, तो मुझे लगता है के वेरिएबल नहीं होगा। अगर एडवांस के सिलेबस में होता तो के वेरिएबल भी हो सकता था, मतलब के एक स्मॉल आर का फंक्शन हो सकता था, वेरिएबल कंडक्टिविटी वो डाल सकता था। तो अगर के स्मॉल आर का फंक्शन होगा तो यहीं पे पुट कर दिया जाएगा, आपका यहीं पे आ जाएगा के। ठीक है, तो डी आर थर्मल इज इक्वल टू डी आर डिवाइडेड बाई के, तो ये तो हमने लिख ही लिया है ना। अब ऐसे बहुत सारे सेल हमने कहा होंगे जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जो नेट थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो सिग्मा डी आर थर्मल होगा, मींस इंटीग्रेशन होगा। ये इंटीग्रेशन सिर्फ आप इसलिए कर पा रहे हो ए से लेके बी तक कि ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/dr का इंटीग्रेशन करके dr 1/r मिलता है। डायरेक्टली dr को इंटीग्रेट तभी करोगे जब सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा। तो ये देखिए हमने a से b लिखा, 1/4 पाई k लिखा dr बाई आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस आ रहा है 1/4 पाई k 1/a माइनस 1/b। है ना, इस तरह से 1/a माइनस 1/b हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, अगर मुझे सिर्फ ए से लेकर आर तक का निकालना हो, मतलब मान लो हम पूरा ए से बी तक का ना निकालना चाहिए, इनर रेडियस ए है या आउटर रेडियस बी है। अगर हम सिर्फ यहां तक का निकालना चाहें, यहां तक का, तो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस आएगा 0 से आर, ये 1/4 पाई के 1 बस अपर लिमिट में बी की जगह पे बेटा आर आ जाएगा ना, ये इस अपर लिमिट में बी की जगह आर आ जाएगा। तो ये 0 से आर तक का हमारे बड़े काम आने वाला है। ठीक है, तो ये जो थर्मल रेजिस्टेंस आपका आया है, इस थर्मल रेजिस्टेंस का हम प्रयोग करेंगे तो जो रेडियल हीट करंट होगी, ये जो रेडियल हीट करंट होगी, रेट ऑफ हीट फ्लो, वो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच में। यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का T2 है, और पूरे सेल का थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/4 पाई के 1/a माइनस 1/b। तो इस तरह से हमने ये हीट करंट आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर थर्मल रेजिस्टेंस याद रहेगा, ये थर्मल रेजिस्टेंस याद रखना है आपको, इंटीग्रेट नहीं करना है, ये याद रखना है बेटा। तो अगर थर्मल रेजिस्टेंस याद रहेगा तो आप हीट करंट भी आसानी से बता सकते हो। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ आर, as a function of R, temperature as a function of R। तो यहाँ पे अगर मैं ये देखूं, तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर T2। मान लेते हैं कि बीच में कोई लेयर यहाँ तक है, इस लेयर पे टेम्परेचर है एज ए फंक्शन ऑफ आर। अब जो हीट करंट फ्लो हुई है वो तो पूरे में सेम है,
तो अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन के लिए हीट का कैलकुलेशन लिखूं, हीट करंट लिखूं, तो करंट तो सेम आएगी। तो जो dq/dt आएगा जो कि T1 माइनस T2 अपॉन 1/4πk 1/a माइनस 1/b आया बेटा, यही हमारा T1 माइनस T एज ए फंक्शन ऑफ R। समझ, हम सिर्फ ए सेल के लिए, ए से लेके आर तक के लिए रूल लगा रहे हैं, ओम्स लॉ लगा रहे हैं, ए से लेके आर तक के लिए, इतने सेल के लिए। भाई करंट तो इससे भी वही पास होगी, है ना। तो इतने का रेजिस्टेंस केवल लिखेंगे, तो 4πk, इसलिए मैंने कहा था लिमिट चेंज करके देख लो, बी की जगह बस आर आ जाएगा। तो ये पूरा 4πk से 4πk कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा T1 माइनस T2 ये आ जाएगा b माइनस ए डिवाइड बाई ए बी, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा r माइनस ए डिवाइड बाई ए आर इज इक्वल टू T1 माइनस टी एज ये हमारे लिए अननोन है बस। तो ये सिंप्लीफाई कर लोगे इस कैलकुलेशन को, तो ये कोई रटने वाला टॉपिक नहीं है, तो ये तो आ जाएगा। केवल आप थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या है बेटा, है ना। तो इट्स वेरी गुड केस, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा नीचे कर दीजिएगा। सेल ले लिया तो बेटा, सेल ले लिया तो बेटा, सेल ले लिया था, इस सेल लेके उसका निकाल लिया था, है ना। ये सेल लिया था, इसमें हीट ऐसे परपेंडिकुलर फ्लो लेंथ के स्थान पर डी आर आएगा, एल अपॉन के एरिया के स्थान पर 4πr² आएगा, पूरे एरिया से निकल रही है ना हीट, है। हाँ हाँ, करंट जो लेंथ ट्रैवल कर रही है वो लेते हैं, तो डी आर लेते हैं वहां पे। प्रूविंग तब काम आएगी जब के वेरिएबल हो जाए, के भी आर का फंक्शन हो जाए। सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रिक कंडक्शन में, हालांकि 3 डायमेंशन नहीं है, तो के की जगह बस इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, अगर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता तो 4π सिग्मा हो जाता, के की जगह 1/a माइनस 1/b हो जाता। सिग्मा मतलब 1/ρ, ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो जाता। चार्ज का कंडक्शन, बस हीट की जगह चार्ज का फ्लो हो जाएगा, और क्या। V1 V2 की जगह T1 T2 की जगह V1 V2 पोटेंशियल हो जाएंगे, बट दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। सर नीचे कर दीजिएगा थोड़ा। ओके बेटा, ओके, लिख लो। सर और नीचे। ये लो बेटा, चलिए बच्चों, सेकंड केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सिलेंड्रिकली रेडियल हीट कंडक्शन। इसमें बेसिकली बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि किस तरह का हीट कंडक्शन है कि देयर इज अ सिलेंडर,
ये एक आपका सॉलिड सिलेंडर है बट हॉलो है अंदर से ना, ये मटेरियल सॉलिड है। इनर सरफेस पूरी की पूरी T1 टेम्परेचर पे मेंटेन, आउटर T2 पे मेंटेन है, और ये L लेंथ का। इसको अगर मैं ऊपर से देखूं, टॉप व्यू में देखूं या क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखूं, ये तो ऊपर से जब आप देख रहे हो तो ये सिलेंडर की अंदर वाली सरफेस है, ये बाहर वाली सरफेस है, और ऐसे हीट का कंडक्शन रेडियल हो रहा है। तो इसमें भी क्या है ना कि जो इसमें इस वाले व्यू में देखोगे तो यू विल फाइंड कि कंडक्शन ऐसे हो रहा है। बस आपको गिवन है कि सिर्फ रेडियल कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलो ये देखो। तो यहाँ पे बेटा हम लोग सबसे पहले थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए जाएंगे। थर्मल रेजिस्टेंस के लिए तो यहाँ पे एक सेल हम बेटा मानेंगे, आप ऐसे ले लो। और इसकी जो मोटाई होगी सेल की, वो थोड़ी सी dr मान लेते हैं। बच्चों इसमें मेनली जो हीट का फ्लो हो रहा है वो ऐसा हो रहा है, एक तरफ से ही देखो तो फील ठीक आएगा, वो तो चारों तरफ से रहा है। तो यहाँ पे जो इसका थर्मल रेजिस्टेंस होगा dr थर्मल, ये लेंथ L अपॉन K की जगह लेंथ की जगह dr आएगा। K ए एरिया होगा, सरफेस एरिया 2 पाई r L। L लेंथ है अगर सिलेंडर का, और चूंकि बहुत सारे सिलेंडर ऐसे होंगे, ये होगा इसके बाहर एक होगा इसके बाहर से हीट का फ्लो हो रहा होगा, सभी सीरीज में होंगे। तो जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा 1/2 पाई के एल dr बाई r, और इनर रेडियस अगर मैं a मान लूं और आउटर रेडियस अगर मैं b मान लूं, बड़े वाले मतलब इस सेल की, थिक सेल की, a से b इंटीग्रेट कर दूंगा, तो थर्मल रेजिस्टेंस आएगा 1/2 पाई के एल ln b बाई ए, ln b बाई ए आएगा, है ना। अगर मेरे को थर्मल रेजिस्टेंस सिर्फ a से लेकर r तक चाहिए, किसी इंटरमीडिएट रेडियस तक चाहिए, तो 1/2 पाई के एल ln r अपॉन ए। भाई अपर लिमिट में r हो जाएगा, ये दो चीजें दिमाग में रखनी। मतलब जब भी आप ये कैलकुलेट करोगे ना, अगर ये आपको पता है ना कि कैसे निकला है, तो आपको ये स्मॉल r तक, मान लो हम a से लेकर b तक नहीं जाना चाहते, बीच में कहीं रुकना चाहते हैं, ये टेम्परेचर किसी इनर लेयर का टेम्परेचर निकालने में बड़ा हेल्पफुल होता है ना। तो बस थर्मल रेजिस्टेंस आ गया आपके यहाँ। अब तो बहुत सिंपल है, अगर हीट करंट चाहिए मुझे dq बाई dt, तो बेटा T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस है अपॉन 1/2 पाई के एल, ये करंट आ जाएगी। यही करंट अगर हमें टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ आर चाहिए तो हमारी यूजफुल होगी, 1/2 पाई के एल ln
अपर लिमिट आर है, लोअर लिमिट ए है ना। ये हमने पूरे सेल के लिए ओम्स लॉ लगा दिया है ये, और ये केवल इनर रेडियस से लेके इंटरमीडिएट आर पोजीशन तक के लिए लगाया। तो उतने जितने का टेम्परेचर डिफरेंस लिया उतने का रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ से करंट नोन हो गई और ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई, फिक्स्ड वैल्यू हो गई। ये पूरा फंक्शन लपेट के इधर कर जो, तो ये टी एज ए फंक्शन ऑफ आर है वो आ जाएगा। दोनों बातें हो गई एक लाइन में। यानी यहाँ पर भी सर आपको ये नहीं बस समझ में आया क्या बेटा, सर, ये जो इक्वेट किया पिछले क्वेश्चन में भी पूछने वाले थे, लेकिन तब आपने वो कर दिया था। अब सीरीज में करंट सेम होती है कि नहीं बताओ। यस सर। तो इसमें ऐसे देखो ना, ऊपर से ये बड़ा सा मोटा सा सेल था, इसके दो टुकड़े कर दिए मैंने। यस सर। मैंने कहा कि भाई इस सेल से जो रेडियल करंट ऐसे ऐसे निकली, वो वही करंट तो है जो पूरे सेल से निकल रही है। यस सर। तो इतने अगर मैं पूरी करंट लिखूं यहाँ से यहाँ तक का, ऐसे सोचो यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, बीच का टेम्परेचर थीटा है। तो T1 से लेकर थीटा तक का एक रेजिस्टेंस है, और Yes. ये एक रेजिस्टेंस, ये T1 है, ये TR है, एज ए फंक्शन ऑफ बीच में थीटा मान लो। ये जो करंट है ये तो सेम है, चाहे इसमें लिखो चाहे इसमें लिखो चाहे पूरे में लिखो। यस सर। तो T1 माइनस T2 इक्वल अपॉन R इक्विवेलेंट लिख लिया करंट, ओम्स लॉ। यस और सर। यही T1 माइनस थीटा अपॉन केवल हम R1 लिखेंगे ना यहाँ पे R1। यस सर। तो वही लिखा है, पूरा आर के पूरे सेल का इतना रेजिस्टेंस है। ये पहले लिखा T1 माइनस T2 अपॉन थर्मल, यस और सर। फिर सिर्फ इतने पोर्शन के लिए लिख दिया है। तो देखो T1 माइनस TR टेम्परेचर डिफरेंस है, और अपर लिमिट सिर्फ R तक गए देखो। यस सर। हाँ, तो उतने का रेजिस्टेंस लिखा है बेटा। ठीक है सर। सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी लगाई बस, है ना। तो ये हमारा रेडियल, हाँ बेटा, हाँ पैरेलल का कोई अरेंजमेंट का मतलब मल्टीपल सिलेंडर ले लो, जैसे मान लो कोई मतलब नहीं पैरेलल का। कोई एक तो रेडियल है नहीं, ऊपर से एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर यहीं चिपका दो, रख दो। अब ये भी T1 है, ये भी T1 है, ये भी T2, ये भी T2, ये पर K1 है, ये K2 है, इतना समझे। तो इधर भी फ्लो हो रहा है, इधर भी फ्लो हो रहा है, करंट अलग अलग होगी, दो सिलेंडर हो जाएंगे। पर यही नहीं आता है यार, यही बहुत कम आता है। नहीं नहीं है, कंडक्शन सिलेबस में तो है, रेडिएशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, तो आज ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडिएशन स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले हम वो ग्रोथ ऑफ आइस इन ए पॉन्ड उस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज रेडिएशन में हम बहुत सारे सवाल भी कराएंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, देखते हैं। एक्चुअली आधे लोग आते नहीं है तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ, तो इससे कम से कम ज्यादा लोग अटेंड कर लेते हैं ऑनलाइन। अब इस उम्र में बर्दाश्त नहीं कर सकते ना तुम्हारे जैसे नालायकों को। फिर बुलाएंगे, फिर कोई आता नहीं है तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, फिर मुझे गुस्सा आती है। ठीक है, चलो। ऐसे कम से कम ये कोई नहीं आएगा तो मैं सो जाऊंगा रजाई ओढ़ के। आ गए तो पढ़ा दिया, जितना इंटरेस्ट लोगे उतना ही मेहनत होगी। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। सर PDF भेज दीजिए। ओके बेटा।